आपने एक विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। हाल ही में यह विद्यालय बहुत चर्चित है, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। इस विद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय मगध मगध यानी पुराने समय में, आधुनिक काल में देखेंगे तो उसका नाम बिहार राज्य है। बिहार राज्य में पटना, बिहार की राजधानी है पटना, उससे 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विश्वविद्यालय। यह जो विद्यालय है, इस विद्यालय का अपना एक इतिहास है। कहते हैं कि इस विद्यालय में इतनी बड़ी पुस्तकालय है, जहाँ पे एक खिलजी नामक जो इस बौद्ध धर्म का ये विद्यालय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो खिलजी जो था वो बौद्ध धर्म का दुश्मन था, इसने इसलिए उसने क्या किया, इस विद्यालय को जला दिया। अब इसने जब इस विद्यालय को जला दिया तो इसमें जो पुस्तकालय थी वो भी क्या हो गई, जल गई। और कहा जाता है कि पुस्तकालय को जलने में 3 महीने से भी अधिक समय लगा था। 3 माह से भी अधिक समय लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि इस पुस्तकालय में कितनी किताबें होंगी। उस समय की बात हो रही है, 450 ईस्वी की दशक की बात हो रही है। ये विद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना फिर से हुई है और इसका उद्घाटन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अब इस विद्यालय का इतिहास क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार श्रीवास्तव है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनीत श्रीवास्तव पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोर्ड के द्वारा इसको समझते हैं। पहले जानते हैं नालंदा का संधि विच्छेद। नालंदा का संधि विच्छेद होता है ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर प्रतिबंध न लगाना। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका एक संधि विच्छेद होता है। नालंदा का संधि विच्छेद क्या होता है? ना आलम दा, यानी ज्ञान रूपी उपहार पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध न लगाना। अब जानते हैं इसके स्थान के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय मगध, पुराने समय में मगध नाम था, लेकिन आधुनिक की बात अगर करें हम तो आधुनिक में उसका नाम है बिहार। बिहार राज्य आधुनिक में नाम है, आधुनिक काल में। इसका पुराने में क्या नाम था? मगध नाम था। यहाँ पे क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय उपस्थित है। अब जानते हैं और तो बिहार की जो राजधानी है पटना, ये राजधानी पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पर ये विद्यालय स्थित है। तो हमने जाना जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो मगध आधुनिक में इसका क्या नाम हो गया है? बिहार। इसकी राजधानी पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पे ये नालंदा विश्वविद्यालय है। अब जानते हैं इसकी स्थापना के बारे में और इसके संस्थापक कौन थे। पुराने समय की बात कर रहे हैं, जो शुरू में नालंदा विश्वविद्यालय जब हुआ था तो उसकी बात कर रहे हैं। उस समय इसकी स्थापना किसने की थी और स्थापना कब इसकी हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 5वीं दशक में, 5वीं सदी में, 400 से 450 ईस्वी के बीच में हुई थी। कोई कहता है 420, कोई कहता है 450, तो मैं बता दे रहा हूँ 400 से 450 ईस्वी के बीच से इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो थे गुप्त राजा सम्राट गुप्त प्रथम। तो इसकी स्थापना हुई थी 15वीं सदी में, यानी 400 से 450 ईस्वी के बीच में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुप्त राजा सम्राट गुप्त प्रथम थे। अब इसकी संस्थापना किस काल में हुई थी? तो इसकी संस्थापना हुई थी गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में इसकी संस्थापना हुई थी। और कौन किया था संस्थापक इसके? कौन थे? गुप्त राजा सम्राट गुप्त प्रथम थे। तो इसके स्थान, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्थान के बारे में और स्थापना और इसके संस्थापक कौन थे इसके बारे में जान लिए। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। अब बात करते हैं इस विद्यालय की, इस जो हमारा विश्वविद्यालय है इसके अस्तित्व के बारे में। तो इसके अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये 800 साल तक अस्तित्व में रहा।
यह विद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में रहा। और इस विद्यालय के बारे में और जानते हैं, ये जो विद्यालय था ये प्राचीन विश्वविद्यालयों में इसका जो स्थान था वो दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे तक्षशिला था। समझ सकते हैं कितनी पुरानी यह विद्यालय है। यह विद्यालय जो इसका जो अस्तित्व है वो 800 सालों तक रहा। और ये जो प्राचीन विश्वविद्यालय में ये दो नंबर 2 पे आता है और नंबर 1 पे आता है तक्षशिला। यह जो विश्वविद्यालय है इसके जो यहाँ के जो विद्यार्थी थे, यहाँ के जो विद्यार्थी हो गए, सन्यासी हो गए, वो बस हमारे देश के नहीं थे, वो अन्य देशों से भी यहाँ पे आते थे, अन्य देशों के भी थे और कहाँ के? भारत के भी थे। इस विद्यालय के बारे में आप इतना तो जान गए होंगे कि ये विश्वविद्यालय का कितना अस्तित्व था। इसका अस्तित्व इतना था कि बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ भ्रमण करते थे, और भारत के लोग, भारत में था तो भारत के लोग भी यहाँ पे जाते थे। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी, इसके इतिहास के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में किसने बताई थी हमें। तो इसके हिस्ट्री के बारे में हमारे देश के नहीं, चीन के दो युवक, उनका नाम था हेनसांग और इत्सिंग, इन्होंने बताई थी। चीन के दो युवक हेनसांग और इत्सिंग ने इसकी खोज के बारे में, इसके इतिहास के खोज के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, पूरे हिस्ट्री के बारे में बताई थी। अब बात करते हैं इन्होंने कैसे बताई थी। तो हेनसांग और इत्सिंग जो थे पहले आए थे भारत, इन्हें ये भारत आए। भारत में आने के बाद इस विद्यालय के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने खोज की, इन्होंने पता लगाया। उसके बाद जब इन्होंने पता लगा लिया फिर ये वापस गए कहाँ पे? चीन गए। चीन जाने के बाद इन्होंने एक विशाल सा एक इतिहास लिखा, एक विशाल सा इतिहास लिखा। और ये जो विशाल सा इतिहास था ना, किसके बारे में था? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में था। इन्होंने बताया, हिंसांग और इत्सिंग ने बताया, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये सबसे प्राचीन विद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था इसके अस्तित्व के बारे में। इसका जो अस्तित्व है वो 800 सालों तक रहा। अब आप अब आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जो विश्वविद्यालय है 800 साल तक अस्तित्व में रहा। लेकिन ये बात सच है कि ये विश्वविद्यालय जो है 800 साल तक अस्तित्व में रहा। और ये हमने नहीं बताया है, ये हम भारतवासी नहीं बताया, इसे किसने बताया है? चीन के दो युवक ने बताया है, हेनसांग और इत्सिंग। तो पेपर में अगर पूछेगा कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे की, इसके बारे की इतिहास की खोज, इसके इतिहास के बारे में किसने बताया था? तो चीन के दो युवक थे, हेनसांग और इत्सिंग, इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब बात करते हैं इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में। तो यहाँ पे एक समय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी रहते थे, अधिक विद्यार्थियों की संख्या थी। और इनको पढ़ाने के लिए 2700 शिक्षक रहते थे, 2700 शिक्षक रहते थे। ये बात कब की है? ये बात है एक समय की बात है, यानी एक एक बार की बात है। उसके बाद मतलब बढ़ते गए ये, जब शुरू की बात है ये, तो 10,000 से अधिक विद्यार्थी रहते थे और 2700 से अधिक कहते थे शिक्षक रहते थे इनको पढ़ाने के लिए। प्लस इस विद्यालय में और कौन लोग रहते थे? इस विद्यालय में और सन्यासी लोग भी रहते थे। अब बात कर रहे हैं इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। इस विद्यालय में चलता कौन सी व्यवस्था था? लोकतांत्रिक व्यवस्था चलता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या है? आज जो हमारी सरकार है इसी पे है, लोकतंत्र पे है। लोकतंत्र यानी क्या होता है? लोक यानी होता है जनता, और तंत्र यानी क्या होता है? शासन, यानी जनता का शासन। जनता द्वारा जो शासन, जो रूल चुना जाता था उसको यहाँ पे अपनाया जाता था। यानी क्या क्या कहा कर सकते हैं? हम कह सकते हैं सबकी सहमति, सबकी सहमति से यहाँ पे नया नियम कोई बनता था, या कोई नियम का पालन करना हो या नया नियम बनाना है तो सबकी सहमति से यहाँ बनता था। सबकी सहमति यानी किसकी किसकी सहमति? यहाँ विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थियों की सहमति हो गई, प्लस शिक्षक की सहमति हो गई, प्लस सन्यासियों की सहमति हो गई।
तो इन तीनों की सहमति से यहाँ पे कोई नए नियम लाए जाते थे, नए नियम लागू किए जा सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो हमने समझ लिया इसके अस्तित्व के बारे में। ये सबसे प्राचीन विद्यालय है, इसी 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इसके इतिहास की खोज जो की थी ह्वेनसांग सिंह ने की थी, ये चीनी युवक थे। इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो थी 10,000 से अधिक थी, शिक्षकों की संख्या 2700 से अधिक थी, प्लस यहाँ कौन रहते थे, सन्यासी भी रहते थे। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी क्या, सबकी सहमति से नए नियम को बनाया जाता था। सबकी सहमति में कौन कौन था, विद्यार्थी, शिक्षक, प्लस सन्यासी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, जनता द्वारा शासन होता है, ये आप समझ गए थे। अब इस विद्यालय के बारे में आगे जानते हैं। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कक्ष और पुस्तकालय के बारे में। तो यहाँ पे कुल 300 से अधिक कमरे थे। 300 से अधिक कमरे थे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 7 बड़े बड़े कमरे थे। बड़े बड़े कक्ष कह सकते हैं, कमरे थे। अब प्लस यहाँ पे एक 9 मंजिला विश्वविद्यालय था। 9 मंजिला विश्वविद्यालय, 9 मंजिला पुस्तकालय था एक। यहाँ पे एक 9 मंजिला बड़ा सा पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय के बारे में कहानी आप लोग जरूर सुने होंगे। इस पुस्तकालय में जो है 3 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी। 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। ये 5वीं सदी की बात हो रही है। 5वीं सदी में ही इस पुस्तकालय में 3 लाख से अधिक क्या थे, पुस्तकें थी। इसके बारे में सुनते हैं। इसकी इसके पीछे कहानी, इसके पीछे कहानी है। इस विश्वविद्यालय का जो दुश्मन था, विश्वविद्यालय का दुश्मन जो था वो था खिलजी। खिलजी इस विश्वविद्यालय का दुश्मन नहीं, बल्कि वो था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा दुश्मन था। और ये जो विद्यालय है संबंधित था किससे, बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। तो खिलजी ने क्या कहा, खिलजी ने किया ऐसा, खिलजी ने सोचा कि अगर बौद्ध धर्म के सम्मान को गिराना है तो हमको आक्रमण करना पड़ेगा, किस पे, इस विश्वविद्यालय पे। इसलिए उसने क्या किया, इस विश्वविद्यालय को जला दिया। जब उसने इस विश्वविद्यालय को जलाया तो ये 9 मंजिली पुस्तकें भी जली। और जब ये पुस्तकालय जला तो कहते हैं कि इस पुस्तकालय को जलने में, 3 माह से भी अधिक समय लगा। 3 माह से भी अधिक समय लगा। यानी आप सोच सकते हैं कि 3 माह से अधिक समय लगा इस पुस्तकालय को जलने में, यानी यहाँ पे कितनी किताबें थीं, इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कितनी किताबें थी, 3 लाख से अधिक किताबें थी, जिनको जलने में लगा था 3 माह से अधिक समय लगा था। किसने जलाया था, खिलजी ने जलाया था। खिलजी क्यों जलाया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से, इस बौद्ध धर्म को से ये पसंद नहीं था इसको, बौद्ध धर्म, इसलिए इसने बौद्ध धर्म की सम्मान का हानि हो, इसलिए इसने क्या किया, इस विश्वविद्यालय को जला दिया। तो ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। किसके बारे में, कच्छ और पुस्तकालय के बारे में, इसकी कहानियां क्या है। अब आगे बात करते हैं निःशुल्क शिक्षा के बारे में। तो इस विश्वविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी थे सबको मिलती थी निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा यानी क्या, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ अदा नहीं करना पड़ता था, कुछ पे नहीं करना पड़ता था। निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनको रहने या फिर खाने पीने का जो व्यवस्था था वो भी कैसा था, निःशुल्क था। यानी शिक्षा के साथ साथ रहने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी यहाँ पे, और कुछ खाने या पीने के लिए भी सारी व्यवस्था कैसी थी, निःशुल्क थी। किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे जानते हैं यहाँ के विद्वान के बारे में। तो कहते हैं धर्मकृति हर्षवर्धन, आर्यवेद, धर्मपाल, नागार्जुन आदि वैज्ञानिक। धर्मकृति हर्षवर्धन, आर्यवेद, धर्मपाल, नागार्जुन आदि ऐसे विद्वान थे जो अपनी शिक्षा को इसी विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय में ग्रहण किए थे। और इसके साथ एक और बात है, वो आप जानते होंगे भगवान महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध इस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में कई बार क्या किए थे, भ्रमण कर चुके हैं। भ्रमण क्यों कर चुके हैं, क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इस विद्यालय में इसलिए भ्रमण करते ताकि यहाँ पे इनको क्या मिले, शांति मिले।
तो महात्मा बुद्ध भी इस विश्वविद्यालय का बहुत बार भ्रमण कर चुके हैं। साथ ही धर्मकीर्ति, हर्षवर्धन, आर्यवेद, धर्मपाल, नागार्जुन जैसे कई विद्वान ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण किए हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अब बात करते हैं मुद्राएं के बारे में। यहाँ की मुद्राएं के बारे में एक कहानी है कि यहाँ पे जब खनन हुआ था, खनन यानी खुदाई जब हुआ था, तो खुदाई के बाद हमें मिला था यहाँ पे पुरानी मुद्राएं। पुरानी मुद्राएं, ये जो मुद्राएं थी इनका अस्तित्व था किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से था। यानी अगर कोई कहे कि नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था या नहीं था, इसका क्या प्रूफ है? तो जब यहाँ पे खनन हुई, खनन के बाद हमें मिली मुद्राएं, और ये जो मुद्राएं थी ये किससे संबंधित थी? नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के होने या ना होने के दो प्रमाण है। पहला प्रमाण ये कि यहाँ पे क्या थी? मुद्राएं थी। मुद्राएं से जो संबंधित थी किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। दूसरा प्रमाण ये है कि इसकी जो खोज है वो हम भारतीयों ने नहीं की। भारतीयों ने झूठी आशंका नहीं फैलाई। अगर आशंका फैलानी है झूठी सच, तो हमने नहीं फैलाई। इसके बारे में बताया किसने? खुद चीन के दो युवक ने बताया, इसकी तारीफ की, इस विश्वविद्यालय की खोज की और हमें इसके बारे में बताया। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय, जो पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय थी। 450 ईस्वी तक, 5वीं दशक में जो विश्वविद्यालय थी, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे, उनकी जो पुरानी विश्वविद्यालय थी उसके बारे में था। अब इस समय जो बिहार में नई नालंदा विश्वविद्यालय बनी है, पुनर्निर्माण जिसका हुआ है, उसके बारे में हम जानते हैं। पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी, उसके बारे में हमने समझ लिया। उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे नई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका पुनर्निर्माण बिहार में हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। समझने से पहले आपको एक काम है, छोटा सा काम ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। चलिए, आपने ये काम कर लिया होगा। अब समझते हैं नई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नई नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था 25 नवंबर 2010 में ही हुआ था। इसकी स्थापना 25 नवंबर 2010 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। लेकिन ऑफिशियल तौर पे इसका जो उद्घाटन है, ऑफिशियल तौर पे इसका जो उद्घाटन है वो जून 2024 में हुआ। और हाल ही में हुआ है किसके द्वारा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इनके द्वारा इसका जल्दी क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी और नई नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर क्या है। तो इसका जो पहला अंतर यही है कि पुराने में 3 लाख से अधिक किताबें थी उस समय, और इस समय क्या है, इतनी किताबें अभी इस समय होना, ये बात अभी असंभव है। इसके लिए कुछ 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 कह सकते हैं तो 2-3 ईयर इसमें लग सकता है। पहली डिफरेंस तो ये हो गई, किताबों का डिफरेंस हो गया। दूसरी डिफरेंस ये हो गई, पहले जो था वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था था, अच्छे से सहमति सबसे चलते थे। इस समय क्या है, इसके बारे में अभी हमारे पास से, मतलब इस समय अभी जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, ये शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तब इनके बारे में पता चलेगा। तो ये 2 डिफरेंस बहुत बड़ी है कि यहाँ पे पहले जो बुक थी 3 लाख से अधिक किताबें थी, इस समय होना असंभव है। दूसरी किताबें लोकतांत्रिक व्यवस्था पे क्या विचार होता है, इस पे हम देखेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले अगले वीडियो का क्या टॉपिक होगा, अगला वीडियो किस पे हो, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।